ये सब क्या हो रहा है दादाजी? काश कि आप मेरे साथ होते। दादाजी जाओ। हम दोनों में एक रिश्ता है। हम दोनों में एक रिश्ता है जो शापित है। हम दोनों में एक रिश्ता है जो शापित है। हम दोनों में एक रिश्ता है जो शापित है। हम दोनों में एक रिश्ता है जो शापित है। सेलिम, हम दोनों में एक रिश्ता है जो शापित है। एक रिश्ता है, एक रिश्ता है, एक रिश्ता है।
जाओ अपने अब्बा से बात करो। उनसे कहो कि वो तुम्हारी अम्मी से जुड़ा सच बताएं। अबू उठो। क्या बात है बेटा? उठो अबू, उठो, जल्दी उठो। आज आपको मुझे सब कुछ बताना होगा, सब कुछ। आज आप मुझे सब कुछ बताएंगे, सब कुछ जानना चाहता हूं मैं। आज ही बताना होगा। जब तक नहीं बताएंगे मैं नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारे पैदा होने से 4 साल पहले की बात है। तुम्हारी अम्मी मां बनने वाली थी। हम दोनों बहुत खुश थे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो अचानक बीमार पड़ गई और 7 महीने बाद बच्चा गिर गया। उसको बहुत मुश्किल से बचाया। यूं समझो कि मरी गई थी। अभी उस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि डॉक्टर ने उसे बताया कि वो अब कभी भी मां नहीं बन सकती है। उस खबर से हम दोनों को सदमा लगा। मुस्कुराना भूल गए हम। हमारी जिंदगी पर काले बादल छा गए। एक दूसरे के साथ अजनबियों की तरह रहते रहे हम। किसी चीज के बारे में कोई बात ही नहीं होती थी हमारी। कोई बात नहीं। एक रात वो बिस्तर से उठी और बोली कि मैं बाहर जा रही हूं। मैंने पूछा बाहर मतलब कहां? तो उसने कहा कि दुआ मांगने। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसने जाते हुए कहा फिक्र मत करना, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। वो सुबह वापस आई। मुझे कभी पता नहीं चला कि वो कहां गई थी या उसने क्या किया था। मैंने रात भर बैठ के दुआएं मांगी है। अल्लाह के करम से सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उसने मुझे नींद से जगाया और कहा कि उठो सिमल, हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। उस दिन वो कई सालों बाद मुस्कुराई थी और फिर वही हुआ जो उसने कहा था। तुम्हारे पैदा होने से हमारी जिंदगी से वो काले बादल छट गए। मैं उलझन में था कि इस बात पे खुशी भी थी। पुराने अच्छे दिन वापस आ गए थे, पर वो खुशी ज्यादा दिन तक रुकी नहीं। कुछ वक्त बाद तुम्हारी अम्मी का बर्ताव अजीब हो गया। एक रात मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो बिस्तर पर नहीं लेटी है। मैंने उसको ढूंढा। वो जब मिली तो मैंने देखा कि वो तुम्हें गोद में लेकर सीढ़ियों के पास बैठी है वहां और एक अजीब सी जुबान में दीवार पर देखकर कुछ बोल रही है।
जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है तो उसने कहा कि वो दुआ मांग रही है। उसके बाद उसने कई और हरकतें की जिन्हें मैं कभी समझ नहीं पाया। फिर मुझे इस सब की आदत हो गई। मुझे लगा कि वो उसके और अल्लाह के बीच की बात है। इसी तरह जैसे तैसे कई साल गुजर गए और फिर वो मनहूस रात आई। तुम शाम को बाहर खेलने के लिए गए हुए थे। तुम्हारी अम्मी मेरे पास आई और रोने लगी। उसने कहा कि तुम सलीम के अब्बा नहीं हो। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता वो भागकर कमरे में चली गई। अब्बू, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद वो कुछ और कहना चाहती हो। पता नहीं मुझे। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा था कि वो पागल हो चुकी है। अपने आप से बातें कर रही थी वो। उसने कहा अल्लाह उसके अफसर को कभी माफ नहीं करेगा। पर जब तक मैं अंदर पहुंचा वो फंदे से लटक चुकी थी। अब्बू, ये केफसर कौन है? मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। उसने मुझसे जो कहा था मैंने वो कभी किसी को नहीं बताया। वो बात मेरे दिल में ही रही। मैं खामोश रहा कि तुम्हारी अम्मी बुरी औरत बिल्कुल नहीं थी। हालांकि मैं समझ नहीं पाया कि उसने ऐसी बात क्यों कही मुझसे। तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे। मैंने किसी को नहीं बताया कि उसने खुदकुशी की है। मैंने उसे नीचे उतार दिया ताकि किसी को पता ना चले। पर उसका चेहरा काफी बिगड़ चुका था क्योंकि उसकी मौत गला घुटने से हुई थी। सब समझ गए कि क्या हुआ था। वो अफवाह फैल गई, बात तुम तक पहुंच गई। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें ये सब बात पहले से पता है। क्योंकि मैं ये आपसे सुनना चाहता था अब्बू। मैं चाहता था कि ये आप मुझे बताएं। मुझे तुम्हारी अम्मी दिखती है। मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। मैं खामोश रहकर पागल हो गया हूं। आप पागल नहीं हैं अब्बू। वो मुझे भी दिखती हैं। वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। कहीं कोई हमें साथ देखकर मेरे अब्बा को ना बता दे। बता दो, मैं वैसे भी उनसे बात करने वाला हूँ। हलील, पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। रियान क्यों आई थी हॉस्पिटल? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा। वो डॉक्टर से कुछ बात करना चाहती थी। लोग तो कहते हैं कि उसका और अजीज का चक्कर चल रहा है। हमारे अजीज के साथ? कुछ भी बोल रहे हो, हद है। कहाँ वो और कहाँ अजीज? यही तो परेशानी है। वो कमीना उसे धोखा दे सकता है। हलील, मैं कुछ बताना चाहती हूँ पर वादा करो कि ये किसी को भी नहीं बताओगे। रेहान प्रेग्नेंट है। बुसरा ने मुझे बोला है कि ये बात किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मुझे इसी का डर था। मैं सोच ही रहा था कि वो कमीना
कुछ तो गड़बड़ कर ही रहा है। बुसरा ने मना किया था किसी को बताने के लिए, पर तुम्हारी बातें सुनकर फिक्र हो गई मुझे। कैसे हैं हासन अंकल? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। वो होश में है? ठीक है। रेहान बेहोश हो गई है, उसकी हालत खराब है। ओह, कैसे हो बेटा सेलिम? मैं ठीक हूँ दाऊद अंकल। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, आज मैं जरा ये जूते लेकर आता हूँ। बैठो, मैं आया। अब कोई शरारत नहीं करना, मैं अभी आता हूं। थोड़ी सी लस्सी पियोगे? अभी अभी बनाई है। नहीं, रहने दीजिए, शुक्रिया। पी लो। मेरे पोतों को ये बहुत पसंद है। लो, पी लो, पी लो। जी, शुक्रिया। दाऊद अंकल, एक औरत है जिसका नाम केवसर है। क्या आप जानते हैं उसे? तुम कैसे जानते हो उसके बारे में? मुझे कुछ नहीं पता। वो हमारे स्कूल का चौकीदार उन्हें ढूंढ रहा था। शायद उसे कुछ काम है उनसे। मैंने कहा दाऊद अंकल को जरूर पता होगा, उनसे पूछता हूं। जानते हो कि सर ने मेरी बहुत मदद की। यूं समझो कि मेरे पोते उन्हीं की वजह से जिंदा है। वो औरत कौन है दाऊद अंकल? जादू टोना करती है वो। जानते हो, मदद करने के बदले में सोना लेती है, पर उसे खुद इस्तेमाल नहीं करती। वो मुझे कहाँ मिलेंगे? आप बता सकते हैं वो कहाँ रहती है? मैं जरा देख के आता हूं, अभी आता हूं। तुम बैठो, बैठो। क्या बात है? हा? उनको मत बताना, वरना हम कभी नजर नहीं आएंगे। उन्हें मत बताना, हम कभी नजर नहीं आएंगे। दाऊद अंकल, क्या हुआ? कोई परेशानी है? नहीं, ओह, बच्चे लड़ रहे हैं। बहुत शरारती हो गए हैं दोनों। वो आप मुझे बता रहे थे कि केवसर कहाँ रहती है, मुझे कहाँ मिलेंगी? माफ करना, मुझे याद नहीं। बहुत वक्त से मिला नहीं उनसे मैं। सुनो, मुझे अंदर कुछ काम है।
तुम्हें अब चलना चाहिए ना? ठीक है दाऊद अंकल, पर ये बात अपने दिमाग में रखना और जैसे ही कुछ पता चले मुझे जरूर बताना। लस्सी अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी दाऊद अंकल। मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उसको कुछ नहीं बताया। देखो, मैं हमेशा तुम्हारी हर बात मानता हूं। सेलिम, यहां हो बेटा, यहां। मुझे अभी याद आया, किसी ने बताया था मुझे कि अफसर गेलिंग कोयू गांव में रहती है। किसी से भी पूछोगे तो बता देगा तुम्हें। थैंक यू अंकल दाऊद, शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्र है इसने ज्यादा नहीं पी। 1-2 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहले से बेहतर लग रही है। मेरे अब्बा को मत बताना प्लीज। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, नहीं बताएंगे। अब ठीक है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसने कोई ऐसी चीज खा ली थी जिससे पेट में गड़बड़ हो गई, लेकिन अब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। शुक्रिया। किसने सोचा था कि एक दिन अब्दुल्ला की बेटी इस गांव में डॉक्टर बन के आएगी और मेरी बेटी का इलाज करेगी। अगर तुम लोग यहां से ना जाते तो तुम और मेरी बेटी बहनों की तरह रहती, जैसे मैं और तुम्हारे अब्बा रहते थे। 1 मिनट। मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे फिक्र हो रही है, क्या हुआ, कहाँ हो? वो रेहान को फूड पॉइजनिंग हो गई थी तो मैं उसी को देखने आई हुई थी। हुलिया और हलील ने मुझे पिक कर लिया था तो सुबह जल्दबाजी में आना पड़ा। अच्छा ठीक है, क्या मैं वहां आ जाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है। अब वो ठीक है, मैं यहाँ से 1 घंटे में निकल जाऊंगी। ठीक है, बाय। सी यू। हसन अंकल, मैंने सुना कि मेरे अब्बा को आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता था। हाँ, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। जो बात हम किसी को नहीं बताते थे वो एक दूसरे को बताते थे। मुझे तो मेरे अब्बा की शक्ल तक याद नहीं। अम्मी से भी उनके बारे में बहुत कम बात होती थी। उनसे कभी ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं क्योंकि वो उदास हो जाती थी। हमने कभी ये बात भी नहीं की कि उनकी मौत कैसे हुई। ना कभी मैंने पूछा, ना उन्होंने बताया। मेरा बचपन और जवानी तुम्हारे अब्बा के साथ गुजरी, पर आखिरी दिनों में वो बहुत अजीब सा हो गया था। अपने दिल की बात नहीं बताता था। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हसन अंकल,
बाबा की मौत कैसे हुई थी? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। पर मैं वो बदनसीब हूं जिसको उसकी लाश मिली थी। कैसे? वो आपको कहाँ मिले थे अंकल? मैं जलाने के लिए लकड़ी काटने गया था। जंगल से वापस आ रहा था। मैंने देखा कि फव्वारे वाले पेड़ के पास कोई पड़ा है। पास जाकर देखा तो वो तुम्हारे अब्बा थे। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की पर उन्होंने आंख नहीं खोली। बाद में मुझे पता लगा कि शायद वो बीमार था, पर ठीक से पता नहीं चल पाया कि उसकी मौत क्यों हुई। ये आज भी कोई नहीं जानता है। ये सब बताने के लिए शुक्रिया हसन अंकल। ये सब बातें मेरे दिमाग में बचपन से घूम रही थी। मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं पता, वरना वो भी बता देता। शुक्रिया हसन अंकल। बाबा, बाबा, आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। बोलो। बाबा, जब से वो लेडी डॉक्टर आई है ना, गांव का अमन और सुकून छिन गया है। हर रोज कोई ना कोई नई परेशानी सामने आ रही है। हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। इस तरह की कुछ और शिकायतें आई हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी दुआ मांगने के सिवा और कोई चारा नहीं है। पता नहीं, पर शायद उसे इतना बता देना चाहिए कि वो हमें इस गाँव में नहीं चाहिए, और सबसे कह देना चाहिए कि उससे दूर रहे। जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सोचने दो। मैं आज रात दुआ करूंगा, तुम भी करना, वो सबकी मदद करेगा। कोई भी जरूरत हो तो हमें बताना हसन अंकल। हाँ। शुक्रिया हलन। मैं यहाँ से पैदल जाऊंगी, तुम दोनों चले जाओ। ओके बाय। खूबसूरत जगह है, यहाँ आकर अच्छा लगा। मुझे पता था। उस बारे में सोचती हूँ तो गुस्सा आ जाता है। किस बारे में? रेहान, उसने बच्चा गिराने के लिए मेहंदी पी ली थी। मेहंदी? पर शुक्र है बहुत ज्यादा नहीं पी थी। शुक्र है। ये तो हद है। मतलब ये तरीके तो पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे। ये बहुत खतरनाक है, बिल्कुल जहर जैसा। अल्लाह ने बचा लिया। दुआ करो कि गांव वालों को रेहान के बारे में पता ना चले। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसके साथ हॉस्पिटल जाऊंगी। बस तब तक इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह। मैंने कल अब्बू से बात की। मेरी अम्मी ने खुदकुशी करने से पहले उनसे कहा था तुम सेलिम के अब्बा नहीं हो, इसीलिए अब्बू ने ये बात मुझसे इतने साल छुपाई। वो किसी को नहीं बता पाए और मैं था कि उन्हें कसूरवार समझता रहा, पर वो बिल्कुल सही थे। हकीकत मालूम है। ये थोड़ा अजीब है, पर तुम्हारी माँ ने इस तरह की बात क्यों की? पता नहीं। अब्बू ने बताया खुदकुशी की थी, जैसे कि खुद को सजा दी हो। और भी कुछ बताया तुम्हारे अब्बू ने?
अपनी जान लेने से पहले मेरी अम्मी केवसर नाम की एक औरत को कोस रही थी। मैंने दाऊद अंकल से केवसर के बारे में पूछा तो बताया कि वो गिलिंग गांव में रहती है। कल जाऊंगा वहां स्कूल की छुट्टी होने के बाद। 2 या 3 घंटे की ड्राइव है। हालांकि मुझे पता नहीं है कि मैं उनसे क्या पूछूंगा। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आज मुझे पता चला मेरे अब्बा की मौत कहाँ हुई। वो उस फव्वारे के पास मरे थे जहां अली की लाश मिली थी, और जो मुझे बचपन से ख्वाबों में दिखाई देता है। हसन अंकल मिले थे, उन्होंने बताया। हम एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं सलीम। वो जिंदगी जो दर्द, उदासी और सदमे से भरी हुई है। एक जैसी जिंदगी। उसने कुछ गलत या बासी खा लिया था। मैंने हुलिया को फोन किया, वो फौरन बुशरा को लेकर यहां पहुंच गई। उसने इंजेक्शन वगैरह दिया। अल्लाह के करम से अब ठीक है। तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं माफी चाहता हूं मुख्तार, उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हसन, अली के बारे में कोई खबर नहीं। 2 दिन पहले ले गए थे वो उसे। मुख्तार, इन चीजों में वक्त लगता है। 1-2 दिन में कोई खबर आ जाएगी, फिक्र मत करो। तुमने वो अफवाहें सुनी जो तुर्कन तुम्हारे मरहूम दोस्त की बेटी के बारे में फैला रही है? हाँ, बिल्कुल सुनी है। वो कह रहे हैं वो लड़की मनहूस है। मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छी है। तुम्हें देखना चाहिए था उसने मेरी बेटी की देखभाल कैसे की। ये कहना मुश्किल है कि उस अफवाह का आगे क्या असर होगा। तुर्कन की बातों का शिकार होने से अच्छा है कि कोई सांपों से भरे गड्ढे में गिर जाए। मुझे अपनी पिछली वाली खिड़की के लिए कुछ तख्ते चाहिए। बच्चे सुबह धूप से परेशान होते हैं। मुझे 5-6 तख्ते मिल सकते हैं तुमसे? ले लो मुख्तार, जितने चाहिए उतने ले लो। क्या कर रहा है? दरवाजा तोड़ना है क्या? अजीज है घर पे? नहीं है। क्या काम है उससे? वो अलमारी की चाबी अपने साथ ले आया है। चाबी है तो मुझे दे दो। घर पर नहीं है, शहर गया है। शाम तक वापस आएगा। घर पर नहीं है।
दादाजी, मैंने खिड़की बंद कर दी। वो नहीं चाहते कि वो गांव में रहे। वो उसे बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसा मत होने दीजिएगा दादाजी। ठीक है, फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। दोबारा नहीं देख पाओगे, कभी नहीं देख पाओगे। आप क्या कर रही हो दादी? वो हमें देख रहे थे कि मैं उनकी आंखें निकाल रही हूँ। इनको तोड़ना अच्छी बात नहीं है, ये हमें बुरी नजर से बचाते हैं। बकवास मत कर, तुझे कुछ नहीं पता। मैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्ते और बिल्लियों को खिला दूंगी। उनसे बचने का यही एक तरीका है, समझे? दादी, उस औरत से बात हुई क्या? हुई थी, उसने कहा अभी और इंतजार करो। समझ नहीं आ रहा वो किस बात का इंतजार कर रही है। आज वो आदमी आया था जो तेरे साथ काम करता है। कौन? उसका नाम नहीं पता। उस कातिल का भाई, मुझे उसका नाम नहीं पता। हलील? वो क्यों आया था? वो किसी अलमारी की चाबी लेने आया था। गुस्से में लग रहा था। मैंने कहा कि तू शहर गया है, शाम तक वापस आएगा। अच्छा किया। अब मैं सोने जा रहा हूं, बहुत थक गया हूं आज मैं। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं उनके टुकड़े करके कुत्ते और बिल्लियों को खिला दूंगी। इस तरह से उनसे छुटकारा मिल जाएगा। यही एक रास्ता है। ठीक है, अब आएगा मजा। ठुमरिया। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे ठीक हो या फिर बुरा हो, पर तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी नहीं। शब्बा खैर, कल शाम को मिलते हैं। शब्बा खैर। आने में देर मत करना। ठीक है। देखो सेलिन, ये सब हमारे लिए आए हैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। देखो, एलिफ और अली भी यहाँ पर है।